Hello. Hello. Let us now. I'm starting. आते रहेंगे जो आएगा दे देंगे बीच में परमिशन किसी को है चले ठीक है ललित सर। चले हाँ जी सर। ठीक है हेलो 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 यस सर। स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन शेयर हो रही है ना हाँ जी यस सर। सर। अच्छा ये मटेरियल मैं आप लोगों को अपलोड कर चुका हूँ उम्मीद है मिल गया होगा सबको हेलो
यस सर। हेलो, यस सर, मिल गया मैसेज सर ठीक है। तो एज आई हैव डिस्कस, दो यूनिट आपकी खत्म हो चुकी हैं, ये यूनिट तीसरी है, यूनिट थर्ड, बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग भी दो टाइप के ऑब्जेक्ट की, बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग मास और दूसरा बैलेंसिंग ऑफ ए रेस्पोर्टिंग मास इन द इंचेस। तो ये यूनिट पूरी डिवोटेड है बैलेंसिंग के लिए, स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए। ओके ये बैलेंसिंग का फिनोमेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली जो मूविंग पार्ट्स हैं मशीन्स के, उनको बैलेंस होना चाहिए, खासकर जो पार्ट रोटेटिंग पार्ट हैं उनमें अनबैलेंस ना रहे। As you know that if a mass or unbalanced mass is rotating along a circular path, it will experience a centrifugal force m omega square r. M is the mass of unbalanced mass in the rotor, r is the radius of rotation, and omega is the angular speed. So m omega square r amount of the centrifugal force will acts radially outward direction. तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी इक्वल टू, मैं जरा कमेंट के फॉर्म में लिखूं कि एफ सी जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी और सी एफ लगी, सी डॉट एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स equal of the rotating mass m omega square r। ये जनरल फॉर्मूला है, जो भी कोई मास रोटेट करता है उसका, उसमें इतना अमाउंट का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है m ओमेगा स्क्वायर r। तो जैसे कोई रोटर है, कोई फ्लाई व्हील है, कोई वो रोटेट कर रहा है। अब फ्लाई व्हील का केस अगर कंसिडर करें आप, तो फ्लाई व्हील आपने देखा होगा कि बहुत सी वेल मशीन्ड होता है, वेल मशीन्ड होता है। कोशिश ये होती है कि उस फ्लाई व्हील का सारा मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड पास टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ड्यू टू सम मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट, डिफेक्ट, या सेट पर जब आपने रोटर को माउंट किया, तो कीज वगैरह लगाते हैं, कीज की वजह से अगर वो फ्लाई व्हील का एक्सिस और शेफ्ट का जिसके ऊपर आप रोटेट करना चाहते हैं वो मिसअलाइन हो गए, तो जो भी मास सेंटर है फ्लाई व्हील का वो ऑफ सेंटर हो जाएगा, यानी अलाइन नहीं होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मतलब किसी भी वजह से, या तो मिसअलाइनमेंट की वजह से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउट हो जाए, या जो फ्लाई व्हील का मटेरियल है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज से, कुछ उसमें कुछ जो मशीनिंग है वो ढंग से ना हो, यानी कि सूरत में कुछ अनबैलेंस मास रह जाए, यानी कुछ ऐसा मास कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रोटेशन से पास नहीं कर रहा। मान लीजिए भले ही वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, मतलब 500 केजी का मान लीजिए आपका, यानी 50 और 100 केजी का मान लीजिए आपका फ्लाई व्हील है। उस इसमें फ्लाई व्हील में जो 100 केजी का मास है वो दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इससे बड़े मास में ये पॉसिबिलिटी है कि 100 केजी का एक फ्लाई व्हील है, उसका मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास ना हो, स्लाइटली मिसअलाइनमेंट हो जाए, 1 mm, 2 mm, 10 mm, 5 mm। अब वो मिसअलाइनमेंट हो जाए कि उसका जो मटेरियल है वो होमोजीनियस नहीं है, या जब आपने उसको मशीन किया तो मशीन करते वक्त कहीं ज्यादा कट लग गया, कहीं कुछ हो गया, यानी ऑफसेट हो गया, या होल किया उसमें कुछ ऑफसेटिंग हो गई, जिसकी वजह से उसका जो होल सेंटर है वो ऑफसेट हो गया। तो क्या होगा, अगर कोई भी मास
अपने सेंटर से ऑफसेट होकर रोटेट करे तो वो रेडियस आर कहलाएगी, ऑफसेट रेडियस। उस रेडियस पे जब वो रोटेट करेगा तो दैट विल एक्सपीरियंस ए ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स रेडियल लोड equal to m omega square r. M is the unbalanced mass, omega is angular speed और r is your offset radius. अब मान लीजिए मास, मान लीजिए भले ही 10 ग्राम का या 50 ग्राम का या 100 ग्राम का मास अनबैलेंस है। 100 ग्राम मीन्स 0.1 kg। एंगुलर स्पीड, रेडियस ऑफ ऑफसेट, मतलब कुछ सेंटर ऑफ रोटेशन से जो मास है अनबैलेंस मास को मान लीजिए कुछ रेडियस पर शिफ्ट है, मान लीजिए 10 mm शिफ्ट है तो 0.01 मीटर हो गया। अब सारा का सारा जो ये दो चीज तो कांस्टेंट हो गई, मास भी कांस्टेंट हो गया, रेडियस भी कांस्टेंट हो गई, लेकिन ये ओमेगा इसके ऊपर डिपेंड करे। अगर एंगुलर स्पीड कम है, मॉडरेट है ना, 2 RPM 3 RPM से अगर धीरे धीरे मूव कर रहा है तो कुछ ज्यादा ओमेगा नहीं होगी। लेकिन जैसे टरबाइन का रोटर है, टरबाइन है या आईसी इंजन की जो फ्लाईव्हील है बहुत ही स्पीड से घूमते हैं, जिनके RPM 100 200 500 1000, इवन जो आपका टरबाइन है उसकी RPM 3000 तक होते हैं, 3000 RPM। अब 3000 RPM को जब एंगुलर स्पीड निकालेंगे 2πn/60 से तो दैट विल कम आउट 100-200 रेडियन पर सेकेंड। उसका भी फिर स्क्वायर, और उस इतनी क्वांटिटी को मास से और रेडियस से मल्टीप्लाई करें तो जरा सा अनबैलेंस मास, ये जरा सी ऑफ से रेडियस विल क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ करेगा, जिस शेफ्ट के ऊपर वो रोटर लगा हुआ है, और रेडियल डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा। जब किसी शेफ्ट पर या किसी बीम पर रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन फोर्स लगे, तो वो कहाँ आएगा, बियरिंग पर, उसमें बियरिंग में रिएक्शन होगी। तो अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स बहुत ज्यादा है और वो भी डायनेमिक, हर रोटेशन में वो चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन, तो बियरिंग को फौरन डैमेज कर देगी, बियरिंग को फौरन डैमेज कर। इसका मतलब बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग पार्ट इज वेरी वेरी इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा गाड़ी के व्हील हैं, ये रोटेट करते हैं, और जो भी रोटेटिंग पार्ट है तो व्हील को अमूमन जो फिजिकली चीज देखनी वो व्हील है, तो व्हील का भी सेंटर ऑफ रोटेशन शुड कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द एक्सिस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी पूरी असेंबली टायर ट्यूब लगाने के बाद पूरी व्हील को बैलेंस किया जाता है, देखा है आपने? हेलो हेलो जी सर। आर यू हियरिंग? तो उसको बैलेंस कैसे करते हुए आपने देखा होगा कि रिंग के चारों तरफ रिंग पर कुछ छोटे छोटे मास रांगे के लगे हुए रहते हैं, देखे हैं वो? कार देखिएगा आप, कार के चारों जो व्हील है, व्हील पे जो रिंग है, रिंग के ऊपर अराउंड द पेरीफेरी कुछ मासेज होंगे, 1 या 2। उसके रीजन देखा है आपने कभी? हेलो हेलो बोलो भाई, रेस्पॉन्ड तो करो। सर नहीं देखा। हाँ सर, तो वो जो रांगे का जस्से के जो भी आपके मासेज होते हैं वो वैसे खूबसूरती के लिए नहीं होते, बल्कि व्हील को लगाने के बाद, ऐसे उसमें टायर ट्यूब लगाने के बाद सब उसकी बैलेंसिंग देखते हैं, उसमें देखते हैं कितना अनबैलेंस है। बैलेंसिंग करने के लिए हम एडिशनल मास उसके रिंग पर लगाते हैं, जहां कमी है वहीं हम उसको लगाते हैं, उसकी एंगुलर पोजीशन भी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत जल्दी आपकी बियरिंग डैमेज होता है। तो बैलेंसिंग गाड़ी की करानी बहुत जरूरी है, और खासकर जो हैवी फ्लाई व्हील्स हैं
उनका सेंटर ऑफ रोटेशन should pass through the axis of rotation. Otherwise, a huge amount of the surface force will act, which will cause the transverse loading, and that will come out of the bearing, and bearing is damaged. Okay? Okay, चलिए इसी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत से केसेस है, एक तो ये है कि जो रोटेटिंग पार्ट है उनको बैलेंस करें, या कभी कुछ कुछ रेसिप्रोकेटिंग मासेस है जो मूविंग सिस्टम में आते हैं। अब जैसे आपका स्लाइडर आईसी इंजन का मैकेनिज्म ले लीजिएगा, उसमें पिस्टन होता है विच विल रेसिप्रोकेट, और उसका जो पिस्टन का फोर्स है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक पर, और क्रैंक शैफ्ट के ऊपर आपका फ्लाई व्हील होता है। तो फ्लाई व्हील इज ट्रीटेड एज ए रोटेटिंग मास। ओके, एक फ्लाई व्हील हो, दो बोबल, या क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है, क्रैंक शैफ्ट है, फ्लाई व्हील है, ये रोटेटिंग पार्ट। लेकिन जैसे ये आपका पिस्टन है, दैट इज योर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। ये सारी की सारी असेंबली मूव तो करती है। तो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हो या कनेक्टिंग रॉड हो या क्रैंक या फ्लाई व्हील हो, दैट पूरी असेंबली बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो आपका इंजन स्मूथ रन करेगा। कहीं भी कुछ मिसअलाइनमेंट हुआ, फ्लाई व्हील में कुछ मिसअलाइनमेंट हुआ, कनेक्टिंग रॉड में मिसअलाइनमेंट हुआ, या पिस्टन का प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया गया, तो बहुत जल्दी वो सिस्टम खराब हो जाता है। तो दो कैटेगरी, बैलेंसिंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग पार्ट। ओके, नाउ यू कैन read out. A high-speed engine and machine is a common phenomenon nowadays. It is therefore very essential that all the rotating parts and reciprocating parts should be, ये should लिख लो यार, आप पास वो हो लिख लो, ये should be या must be, should be, should be completely balanced as far as possible. जहां तक हो सके उसको बैलेंस करो। हालांकि 100% कभी बैलेंसिंग नहीं हो सकती, थोड़ा बहुत अनबैलेंसिंग रह जाती है। जितना ज्यादा बैलेंसिंग होगी उतनी ही परफॉर्मेंस एफिशिएंसी मशीन के इंजन की अच्छी आएगी। ओके, अदरवाइज डायनेमिक फोर्सेस विल बी सेट अप। अगर बैलेंसिंग नहीं हुई तो डायनेमिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वगैरह सेट हो जाएगी। The unbalanced forces not only increases the loads on the bearings and stresses in the various members, but also produce unpleasant and dangerous vibration. ये खास के ये अनबैलेंस फोर्स जो आपके इंक्रीज करते हैं, बियरिंग पर एक्स्ट्रा लोड लगेगा, बियरिंग डैमेज होंगे, या पार्ट्स में स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, जिसकी वजह से शोर और अनबैलेंसिंग डेवलप होगा, वाइब्रेशन डेवलप होगा, इंजन धड़ करके चलेगा। ओके, दिस चैप्टर फॉलोइंग 2 टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड। पहला तो ये है कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, और दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। दो ही तरह के पार्ट्स होंगे, कुछ ऐसे पार्ट जो रोटेट करेंगे, ऐसे पार्ट जो रेसिप्रोकेट करेंगे, उनका बैलेंसिंग होना जरूरी है। टुडे वी विल डिस्कस द बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। अब बहुत से केसेस हैं, एक रोटर है, शैफ्ट है, उसके ऊपर कोई एक मास है, तो अनबैलेंस मास है, उसमें मुझे बैलेंस करना है, तो क्या करें? तो ये केस हुआ, मास इज रोटेटिंग इन वन प्लेन। एक ही प्लेन में बहुत सारे मास लगे हुए हैं और वो रोटेट कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक ही प्लेन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपका एग्जॉस्ट फैन देखे होंगे कूलर में आपने, एग्जॉस्ट फैन के शैफ्ट के ऊपर जो कूलर की पंखड़ी लगी रहती है उसके ब्लेड है, 3 ब्लेड 4 ब्लेड होते हैं। तो जब वो रोटेट करेंगे कंसीडर रोटेटिंग मासेस इन वन प्लेन, किसी एक ही एक्सिस पर रोटेट करते हो तो वन प्लेन, ये एग्जाम्पल। तो द फॉलोइंग पॉसिबल केसेस ऑफ बैलेंसिंग द रोटेटिंग मासेस, बहुत से केसेस है। कैसे? नंबर 1, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास, एक मास रोटेट कर रहा है उस किसी सिंगल प्लेन में, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास, एक मास रोटेट कर रहा है उसको बैलेंस करना है काय के जरिए, बाय ए सिंगल मास, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन। एक अनबैलेंस मास रोटेट कर रहा है उसको बैलेंस करना है एक ही प्लेन में, उसी प्लेन में। तो दूसरा एक काउंटर मास लगा देते हैं, रेडियल जिस डायरेक्शन में आपका रेडियल डायरेक्शन में आपका अनबैलेंस है उसके जस्ट वन ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का या उसी प्लेन में मास लगा देते हैं। तो बताएं कैसे होगा? तो बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग द सेम प्लेन, पहला केस होगा रोटेटिंग पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग मासेस में पहला केस ये है कि बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग द सेम प्लेन। दूसरा क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास, एक सिंगल रोटेटिंग और बैलेंस मास है उसको हमें बैलेंस करना है बाय 2 मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, यानी एक प्लेन में तो अनबैलेंस मास रोटेट कर रहा है और उस प्लेन में हम कोई बैलेंसिंग मास नहीं लगा सकते, उसको बैलेंस करना है। तो हम जो बैलेंसिंग मास लगा सकते हैं ऐसे केस में कम से कम 2 मास लगाने पड़ेंगे और दोनों मास डिफरेंट प्लेन में होने चाहिए। एक प्लेन तो हो गया वो भी जिसमें आपका अनबैलेंस मास रोटेट कर रहा है, उसको मुझे 2 मासेस से बैलेंस करना है। तो दो मजबूरी ये है कि जिस प्लेन में वो अनबैलेंस मास रोटेट कर रहा है वहां हम बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंसिंग मास नहीं लगा सकते। तो क्या करें कि 2 डिफरेंट प्लेन पर 2 डिफरेंट मासेस लगाएंगे, तब भी बैलेंस हो सकता है। यानी एक अनबैलेंस मास को बैलेंस करने के लिए 2 मासेस की जरूरत पड़ेगी अगर आप डिफरेंट प्लेन पर करना चाहते हैं। पहला केस तो ये है कि इसमें सेम प्लेन में ही एक ही मास से बैलेंस हो सकता है। दूसरा केस क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास, एक जो मास है जो अनबैलेंस है जो किसी एक प्लेन में रोटेट कर रहा है लेकिन उस प्लेन में हम बैलेंसिंग मास नहीं लगा सकते, तो हमें 2 मास कम से कम लगाने पड़ेंगे और वो डिफरेंट प्लेन, अलग प्लेन। तीसरा क्या है? बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में एक से ज्यादा अनबैलेंस मास रोटेट कर रहे हैं, उसको बैलेंस करना है। चौथा केस बैलेंसिंग ऑफ द डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन, अलग अलग along the axis of the rotating shaft, ए लोकेशन पर है, दूसरा बी पे है, तीसरा सी पे है, डी पे है, जगह जगह आप ये बैलेंस मास लगे हुए हैं उनको बैलेंस करें। 4 टाइप की प्रॉब्लम, ओके। इनको स्केच की मदद से समझे। बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन द सेम प्लेन, balancing of a single unbalanced, liquid unbalanced unbalanced
balancing of a single mass by a single, सॉरी यह अनबैलेंस यहाँ नहीं आएगा भैया, सॉरी यह नहीं आएगा, यह नहीं, yeah, rotating of a single unbalanced mass by a single mass rotating in the same plane. तो बहुत आसान है, मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये m1 मास है, ये m2 मास, इस एक्सिस रोटेशन पर दो मास, एक मासेस ये m1 जो मैंने ये s सिंगल एच किया है, ये अनबैलेंस मास, दिस इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ r1 रेडियस। ये तो सीधे इसका, और दूसरा भी देखिए, यहाँ देखें तो ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे इंक्लाइंड रेडियस पे लगा हुआ है, तिरछा लगा हुआ है चैट पर, तो यहाँ ये भी डिस्टर्बिंग मास और अनबैलेंस मास, ठीक है, एट ए रेडियस ये r1, ऐसे r1 इसको बैलेंस करना है। दूसरे ये पहला वाला केस है, तो इस m1 और r1 के जस्ट ऑपोजिट नीचे r2 डिस्टेंस पर दूसरा मास m2 लगा, तो ये m2 जो है ये आपका बैलेंसिंग मास है, बैलेंसिंग मास है विच इज एक्टिंग एट ए रेडियस ऑफ r2। तो एक रिलेशन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट m1 r1 should equal to m2 r2, ठीक है, यानी m1 r1 पता होगा कि इतना अमाउंट का मास अनबैलेंस है एंड विच इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ r। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके जस्ट ऑपोजिट मान ले r2 डिस्टेंस पर मास लगाना, तो r2 डिस्टेंस लीजिए, उस पर मास m2 लगेगा, such that m2 r2 should equal to m1 r2। तो अगर मास आपके पास है तो r2 निकाल सकते हैं, r2 इसलिए रेडियस पर लगाना ये पता है, तो मास कितना लगाना है m2 वो पता लग जाएगा। इसलिए अगर इंक्लाइंड कंडीशन यानी शेफ्ट के ऊपर, रोटर के ऊपर जो आपकी शेफ्ट है उसके ऊपर ये इंक्लाइंड रेडियस ऐसे लगा हुआ है, यह मास है, तो ये r1 हुआ, ये m1 है, ये डिस्टर्बिंग मास या अनबैलेंस मास है, तो सेम इधर r2 पर m2, m1 r1 इक्वल टू जस्ट इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन यानी 180 डायरेक्शन आपके m2 r2 लगाना। So this is the first case of balancing of single mass of a single rotating in the same plane, just opposite direction। ये डबल हैच जो है ये समझिए अनबैलेंस मास, डबल हैच अनबैलेंस मास, सिंगल हैचिंग ये डिस्टर्बिंग मास है, और ये बैलेंसिंग मास है जो मास लगा रहे हैं आप। ये पहला केस है, इसमें कोई न्यूमेरिकल बस याद है कि m1 r1 इक्वल टू m2 r2, ये लिखा। Centrifugal force exerted by the mass m1 on the shaft is given by Fc1 equal to m1 omega square r1 is given as, ठीक है, acting radially outward। दूसरा centrifugal force exerted by the mass m2 Fc2 कहलाएगा m2 omega square r2 सेकेंड। अब ये दोनों बैलेंस करने के लिए Fc1 should equal to Fc2, तो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड बी क्या है, Fc1 equal to Fc2, तभी तो बैलेंस होगा। एक फोर्स इधर लेफ्ट में लगा, उसी के जस्ट ऑपोजिट दूसरा आप फोर्स लगाएंगे तभी तो बैलेंस होगा, वो तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा। तो इन इक्वेशन वन इक्वेशन सेकंड दोनों फोर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होने चाहिए, बराबर और इक्वल। Fc1 equal to Fc2 m1 ओमेगा स्क्वायर r1 m2 ओमेगा स्क्वायर r2, तो ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द शैफ्ट, तो सेम शैफ्ट पर ही तो दोनों ये चीज लग रही है, डिस्टर्बिंग फोर्स एंड बैलेंस फोर्स दोनों सेम ही शैफ्ट की एंगुलर स्पीड सेम रहेगी, तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, यू विल गेट दिस रिलेशन m1 r1 equal to m2 r2। This condition to satisfy for the balancing of a single mass by a single balancing। m1 को कहेंगे मास डिस्टर्बिंग और अनबैलेंस मास,
R1 the radius of rotation of M1, M2 क्या बैलेंसिंग मास जो आपको एडिशन लगाना है, R2 रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ। इसी कंसेप्ट को रखते हुए गाड़ियों के जो व्हील है उनके रिम पर ये मासेस लगाए जाते हैं। तो रेडियस पता है आपको, सेंटर ऑफ रोटेशन से रिम की दूरी जहां आपको मास लगाना है वो R2 मालूम है, उस पर M2 कितना लगाए इस फॉर्मूले से M1 R1 इक्वल टू M2 R2। तो इस बैलेंसिंग मास M2 का मास पता लग जाएगा। लगा तो हम सकते हैं व्हील के सरकमफ्रेंस पर, रिम के सरकमफ्रेंस पर नहीं। R2 पता है आप, M1 R1 ये कंप्यूटराइज बता देता है, वो सेंस कर लेता है कि कितना M1 R1 की वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट पता लगाता है, उसकी मदद से आप मास की वैल्यू वो कंप्यूटर में निकल के आ जाती है। वो सिर्फ इस स्टैटिक बैलेंसिंग को कर सकता है। नेक्स्ट दूसरा केस है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास। हाँ बोलो सर, जो R1 R2 है इक्वल होना चाहिए या मतलब इसको क्या ना बैलेंस करने नहीं, R1 R2 जरूरी नहीं इक्वल हो। R1 तो मास से लेके कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम R1 बढ़ा दे मास कम करते हैं तो हाँ करेंगे, वो करेंगे, यस करेंगे बेटा, उसी से करेंगे। देखो ये समझो, M1 को आपका डिस्टर्बिंग मास है यानी अनबैलेंस मास। रोटर में अनबैलेंस मास कितना ही ये पता लग जाता है, और कहाँ लगा हुआ है यानी R1, ये दोनों पता लग जाते हैं। तो M1 R1 दोनों का प्रोडक्ट पता होगा ही। हेलो हेलो सर, ये जो आपकी जो बैलेंसिंग मशीन लगाते हैं ना, रोटर को लगा घुमाते हैं, उसको पता लग जाता है M1 R1 कहाँ है, इन दोनों का प्रोडक्ट पता है कि अनबैलेंस मास कहाँ है और कितनी रेडियस पर है। तो ये दोनों चीजें अननोन है। अब आपको बैलेंसिंग मास लगाना है, M2 लगाना है, R2 पता है आपको, कहाँ लगा सकते हो उसे व्हील में बताइए, रिम की पेरीफेरी, रिम के किनारे पर, पेरीफेरी जो कॉर्नर होता है वहीं लगा सकते हो। तो R2 पता है, जब R2 मालूम है M2 की वैल्यू निकल जाएगी, M2 इक्वल टू M1 मल्टीप्लाई बाय R1 अपॉन R2, इससे निकल जाएगा। हेलो, अगर वहां नहीं लगाना चाहते तो बीच में कहीं लगा रख सकते हैं, बाहर चेंज कर सकते हो। ओके चलिए, दूसरा केस है बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय द टू मास रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। भाई यहां तो कंडीशन ये थी कि जो प्लेन M1 का है, जहां इस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है उसी प्लेन में M2 भी रोटेट करना चाहिए। ऐसे अगर ऐसे रोटेट करा तो ये सेम प्लेन में रोटेट कर रहा है, डिस्टर्बिंग मासेस एंड बैलेंसिंग मासेस दोनों सेम प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इस प्लेन में कहीं ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं है कि जहां आप बैलेंसिंग मास लगा सके, तब आपको कम से कम 2 मास लगाने पड़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय द टू मासेस, 2 मासेस की जरूरत है। तो rotating in the two different plane placed either side of the M1, यानी जो आपका डिस्टर्बिंग मासेस है उस प्लेन में ना लगा के 2 मासेस लगा सकते हैं। और दोनों मासेस क्या होंगे, एक मासेस उस प्लेन के लेफ्ट में लगे, एक राइट में लगे, 2 प्लेन। पहले केस ये हो सकता है। दूसरा, बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय द टू मासेस rotating in 2 different planes placed same side of the M1। जो मास M1 है उसके एक ही साइड में हम दोनों मासेस को प्लेस कर 2 केस। तो देखिए पहला केस है रोटेटिंग इन 2 different planes, यानी 2 masses rotating in 2 different planes placed either side of M1।
फिगर 1, ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो QP से पास हो है। QP की एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए केस हो चाहिए। यहां ये आपका M, ये अनबैलेंस मास है, या ये कह सकते हैं डिस्टर्बिंग मास, जो इस रोटर को अनबैलेंस कर रहा है। इसको मुझे दो मासेस इधर M1 और M2 से बैलेंस करना है। एक M1 मासेस, एक M2, यानी अब ये इस प्लेन में नहीं बल्कि इससे अलावा प्लेन है L और M। L M दो मासेस हैं, दो प्लेन हैं अलॉन्ग दी एक्सिस से। एक तो ये प्लेन ऑफ प्लेन जो है वो जो आपका डिस्टर्बिंग मास एंड बैलेंस मास है वो ए प्लेन में रोटेट कर रहा है। इसको हमें बैलेंस करना है दो मासेस से, M1 और M2 से, जो इस प्लेन में नहीं बल्कि इससे अलावा प्लेन है, वो L और M है। एक L प्लेन है और एक M प्लेन है। दो प्लेनों में ही लगाने पड़ेंगे दो मास। अगर आपका जहां मास रोटेट कर रहा है उस प्लेन में जगह नहीं है लगाने की, तो आपको कम से कम दो मास लगाने पड़ेंगे, और दो मास भी दो डिफरेंट जगह पर, दो डिफरेंट प्लेन। तो एक L प्लेन पर और दूसरा M प्लेन। अब इनकी टर्मिनोलॉजी है, मान लीजिए इस प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मासेस से एक M1 मास का जो प्लेन है वो L1 पर है, M2 मासेस का जो प्लेन है वो L2 पर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस L, विच इज समीकरण L1 प्लस L। ठीक है, ये हुए, एंड दे आर एक्टिंग टू रेडियल डिस्टेंस से, जो डिस्टर्बिंग मास है दैट इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस R, और ये जो आपके जो बैलेंसिंग मास है इस एंगुलर डायरेक्शन में कहाँ लगेंगे? जिस डायरेक्शन में ये अनबैलेंस मास है, जिस रेडियल डायरेक्शन में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक M1 एट ए रेडियस ऑफ R1 या R1 रेडियस पर, और दूसरा M2 एट ए रेडियस ऑफ R2, लेकिन होंगे इसके जस्ट ऑपोजिट 180 डायरेक्शन। अब आप देखिए इसमें कंडीशन, L1 या डिस्टेंस बिटवीन प्लेन L एंड A, L2 का डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स A एंड M, L इक्वल टू L1 प्लस L2, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स L एंड M। अब आप कंडीशन लगाएं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स exerted in disturbing masses, जो डिस्टर्बिंग मासेस इसका वजन M है, उससे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, उसको FC कहेंगे, M ओमेगा स्क्वायर R। ये होगा, इसमें फोर्स को मुझे बैलेंस करना है बाय टू फोर्सेस। Similarly, centrifugal force exerted by masses M1 and M2 are FC1 M1 ओमेगा स्क्वायर R1। कहाँ एक्सर्ट करें? एक्सर्टेड इन प्लेन L में कर रहा है ना, यहाँ लगेगा। दूसरा यहाँ फोर्स यहाँ लगेगा, वो FC2 M2 ओमेगा स्क्वायर R2 एक्सर्टेड इन प्लेन M। इनकी एंगुलर ओरिएंटेशन क्या होगी FC1 FC2 की? जो FC की एंगुलर ओरिएंटेशन है उसके जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री पर FC2 FC1 और FC2 की होगी। अब सिंस नेट फोर्स ऑन द शाफ्ट शुड बी जीरो फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड इक्वल टू जीरो। तो कौन कौन से फोर्स है? एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएटेड बाय द डिस्टर्बिंग मास M, दूसरे दो एडिशनल जो आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं मास M1 और M2, उनकी वजह से होंगे FC1 एंड FC2। तो इन तीनों फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। अब क्योंकि FC1 इधर से इस डायरेक्शन लग रहा है, सॉरी FC और FC1 एंड FC2 वो दोनों इसके जस्ट ऑपोजिट लग रहे हैं, तो दिस
should be equal to this plus this according to the arrangement. तो ये इक्वेशन बनेगी FC1 FC1 plus FC2 means m omega square r should be equal to m1 omega square r1. स्क्वायर नहीं है भैया, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये नहीं कटेगा। एम ओमेगा स्क्वायर r1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अब ओमेगा है क्योंकि एंगुलर स्पीड तीनों रोटर एक ही चैट पर, तीनों की स्पीड सेम रहेगी, तीनों को कैंसिल आउट कर दो, यू गेट mr इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। Equation for this equation first is called equation of static equilibrium. Static equilibrium case. अब एक शेफ के अलाउंग आपने जैसे वो पढ़ा होगा, क्या नाम, बीम्स, डिफरेंट डोमेन से डिफरेंट फोर्सेस हैं, डिफरेंट डायरेक्शन है, तो जो अलोंग द लेंथ ऑफ डिफरेंट फोर्स जैसे वो मूवमेंट क्रिएट करेंगे, तो सम ऑफ ऑल द मूवमेंट शुड आल्सो जीरो। FC1 का किसी भी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द शेफ, क्योंकि एक प्लेन में एक्ट कर नहीं रहे, एक L प्लेन में एक्ट कर रहा है, एक M में कर रहा है, कहीं K प्लेन में एक्ट कर रहा है, तीन फोर्सेस तीनों डिफरेंट प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, तो मूवमेंट क्रिएट करेंगे। कंडीशन होनी चाहिए कि हम शेफ के अलाउंग किसी भी पॉइंट पर अगर मूवमेंट है तो सम ऑफ द मूवमेंट शुड बी जीरो। ओके, सम ऑफ ऑल द कपल मूवमेंट शुड बी जीरो, तो वो कंडीशन देना है। इक्वेशन 1 तो आ गई, सम ऑफ ऑल द फोर्स शुड इक्वल टू जीरो। अब फॉर ये स्टैटिक बैलेंसिंग से इक्वेशन 1 आ गई। डायनेमिक बैलेंसिंग का मतलब है डायनेमिक बैलेंसिंग कपल मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द शाफ्ट शुड बी जीरो। दिस इज अ कंडीशन ऑफ डायनेमिक बैलेंस। टेकिंग मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P, यदि किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, इसके अबाउट ले लो, चाहे E के अबाउट ले लो, चाहे Q के अबाउट ले लो, मैं P के अबाउट ले रहा हूं, तो ये फोर्स मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये फोर्स मतलब ये डिस्टेंस, तो ये वाला जो आपका M है ये कुछ फोर्स क्रिएट करेगा, ये मान लीजिए इधर से P के अबाउट ले रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, और ये M1 है ये है नीचे को एंटी क्लॉकवाइज करेगा P के अबाउट मूवमेंट, और ये M2 को जीरो करेगा। तो ये कंडीशन लगाओ, जैसे आप शेफ्ट के निकाल लगाते हैं ना, किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेते हो, तो ये तो स्टैटिक बैलेंसिंग के थ्रू आ गया। दूसरा ये तो FC1 इंटू L, तीसरा वाला की L है, शुड इक्वल FC इंटू L2, ठीक है। FC की डिस्टेंस यहां से L2 होगी, तो FC1 इंटू L इक्वल टू FC इंटू L2। वैल्यू रख M1 ओमेगा स्क्वायर R1 इंटू L, M ओमेगा स्क्वायर R L2, ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, जो M1 R1 शुड इक्वल टू MR L2 अपॉन L, ये बन जाएगी। और दूसरी अगर मास M2 के अबाउट यानी Q के अबाउट ले, सिमिलर टेकिंग मूवमेंट अबाउट Q, तब आपको M2 R2 इक्वल टू MR इंटू L2 की जगह L1, डिस्टेंस L1 है M2 की, देखो इधर की L है, L2 इधर है M2। M2 R2 इक्वल टू MR इंटू L1 अपॉन L, ये R2 है तो L1 आएगा, और ये R1 है तो L2 आएगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आपका जो सिस्टम है दैट विल बी कंप्लीटली बैलेंस्ड। Equation first is called condition of static balance. Equation second and third, condition of dynamic balance. Third case. थोड़ी देर बाद डिस्कस करें भाई। हेलो
हेलो, ठीक है सर। सर अब थोड़ी देर नमाज के बाद डिस्कस करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये तो क्या था कि ये जो आपने मासेस लगाए थे, ये तो आपको जो एम है, ये डिस्टर्बिंग मासेस है, इस प्लेन में रोटेट कर रहा है। आपको दो मास एडिक्टर लगाने हैं, दो डिफरेंट प्लेन पर, एक एल प्लेन पर और एक एम प्लेन पर। ठीक है, तो इस मास के आइदर साइड, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब अगर ऐसा नहीं करना, मुझे इस डिस्टर्बिंग मास के एक ही साइड में लगाने दोनों मास, M1 और M2। तो ये है बैलेंसिंग masses प्लेस सेम साइड ऑफ डिस्टर्बिंग मास M। ये M है, यहाँ M1 भी इधर लग रहा है इसके राइट में, और M2 भी एक ही तरफ लग रहा है। ओके, इसको हम बात अभी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो जी ओके। तो नहीं हो जाएगा सर? अभी मैं जरा स्टॉप कर रहा हूं शेयरिंग। 7:45 बजे मिलेंगे आपसे, 7:45 बजे। सर लगेगा क्लास। अलग क्लास हो जाएगा सर। हाँ आर सर। यू हियरिंग मी? हेलो हेलो, ललित, हेलो। तौकीर, तौकीर आलम। मेरे ख्याल में अब टाइम तो हो गया यार क्लास का तुम्हारा। जी हेलो, फिर बाद में करूंगा मैं आपसे। अब आज ट्यूसडे थर्सडे में बात करते हैं। हेलो, ओके सर। ठीक है ठीक। ललित से कह दिया, ललित ललित। हाँ सर, ललित। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? हेलो ललित। सर वो आप सर ललित आपकी आवाज सुन रही है, आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे। हाँ, कोई बात नहीं, तुमसे कह दिया आप अटेंडेंस ले ले, अब मैं क्लास थर्सडे में लूंगा। बात हो गया, आज इसी को रिव्यू करो, आगे कंटिन्यू ठीक। थर्सडे में करेंगे। नाउ आई एम लीविंग द क्लास। ओके, ठीक है। चलिए।